हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत किया जाए। और जैसा कि बोर्ड का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, उसमें हमने आपको जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसमें हम पोषक तत्वों की बात कर रहे थे। हालांकि उसमें हम ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के बारे में तो पढ़ ही चुके थे। उसमें से आपका बचा था विटामिन और खनिज तत्व पढ़ चुके। तो उसी चीज़ को समझना है, तो आइए समझते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो टॉपिक आपका क्या था? पोषक तत्व। पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों को हमने कितने भागों में बांट रखा था? 3 भागों में। 3 भागों में बांट रखा था, जिसमें हमने आप पढ़ा था कि एक वह पोषक तत्व जो ऊर्जा देने वाला। तो पहला है आपका ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, देने वाले पोषक तत्व। दूसरे हैं निर्माणकारी पोषक तत्व। फिर इसके बाद हमने बात किया था प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक। तो जो ऊर्जा देने वाले था, तो इसमें हमने आपको बताया था बच्चे कि यह जो होते हैं यह मुख्यतः 2 प्रकार के। एक तो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अगला है आपके वसा, नेक्स्ट वसा, जिसको हम फैट कहते हैं। तो निर्माणकारी तत्व में आते हैं क्या? प्रोटीन आते हैं। जबकि इसमें प्रतिरक्षा वाले में आपको देखने को मिलता है कि इसमें 2 प्रकार के तत्व आते हैं। पहला है नंबर 1 विटामिन। क्या है? विटामिन। फिर उसके बाद है आपका खनिज तत्व, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जो है कि का ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के बारे में बता दिया था। जैसे उसमें बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है यह एक प्रकार का ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। फिर इसके अलावा आपको क्या बताया गया था कि यह जो कार्बोहाइड्रेट है यह सबसे तेजी गति से ऊर्जा देने का कार्य करता है, परंतु इसका जो ऊर्जा होता है ये स्थायी नहीं होता, मतलब बहुत अधिक समय तक नहीं चलता है, तो टिकाऊ नहीं होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। और इसके जो स्रोत हैं वो क्या हैं? जैसे कि आलू हो गया, चावल हो गया, जितने भी लगभग मीठे पदार्थ होते हैं ना, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के हैं। एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट जो सरल अणुओं से बने होते हैं, और दूसरे कौन है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी कहते हैं। तो सरल कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था कि इसमें चीनी आता है, खजूर आता है, गुड़ आ गया, जो अधिक खाने पर जो अधिक मीठा लगे। फिर उसके अलावा जटिल कार्बोहाइड्रेट में आपको बताया गया था कि ऐसे पदार्थ जो लार में घुलने पर उसमें हल्की सी मिठास होगी, उन्हें स्टार्च भी कहते हैं। और स्टार्च को कभी भी कच्चा नहीं खाया जा सकता है ना। तो आइए इस चीज को हम आगे समझते हैं। फिर वसा। तो वसा के बारे में बताया था कि वसा का जो निर्माण होता है वो भी किससे होता है कि एक तो आप जो है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा धीमी देता है। लेकिन उसके जो है कि कह सकते हैं कि जिस तरह से वो ऊर्जा देता है स्थायी नहीं होता है, तो लेकिन इसका ऊर्जा क्या होगा? स्थायी होगा। तो जब इसका ऊर्जा स्थायी होगा, जब इसका ऊर्जा जो है स्थायी होगा और अधिक समय तक चलेगा। और जो वसा का जो स्रोत है किसमें पाया जाता है? तो जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वसा के स्रोत होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया,
बादाम हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो इन सभी में, नारियल हो गया, तो इन सभी में फैट की मात्रा पाई जाती है। देखो फैट बहुत ज़रूरी है और फैट का डाइजेशन इतना आसानी से हमारी बॉडी में होता नहीं है। कैसे होता है उस चीज़ को हम बाखूबी समझेंगे, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं इस चीज़ को, वसा के बारे में। अब बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार्जीलियस ने किया था। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। उसके अलावा उसमें नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है। जो प्रोटीन है वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है? तो वो हमारे बॉडी में क्या करता है कि हमारे जो मसल्स हैं उसको बिल्डअप करने का काम करता है, हमारे मांसपेशियों में हुई टूट फूट को रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करता है ना। प्रोटीन की स्रोत की बात करें तो अधिकतर जो दालें होती हैं दलहनी, जैसे मान लो चना, मटर, अरहर, इन सब में प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग हमने आपको बताया था, एक तो क्वाशरकर बताया था और उसके बाद जो है कि मरामस बताया था, है ना। अब क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म तो लेते हैं, परंतु जन्म लेते ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो भाई अब उनके माँ का जो पीला गाढ़ा दूध है वो नहीं मिल पाता है, जिसमें बहुत से प्रतिरक्षी मौजूद होते हैं, जैसे IgG होता है, उसके अलावा IgE होता है और कई प्रकार के प्रतिरक्षी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जो प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को एक तरह से प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अब भाई बच्चा तो जन्म ले लिया, परंतु क्या हुआ कि उसे माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं मिला, जिसकी वजह से उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसके जो मसल्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। जब मसल डेवलप नहीं हो पाते हैं तो उस बच्चे का जो विकास होता है वो रुक जाता है। वह बच्चा मानसिक, शारीरिक रूप से क्या होता है, कमज़ोर होता है। अगर उसी समय पे उसे प्रोटीन मिल जाए फिर भी उसकी बॉडी तो बन जाएगी, परंतु वो इम्यूनिटी उसकी बॉडी के अंदर नहीं होगा, उसके शरीर में कोई ना कोई जो है रोग रहेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं मरामस की। तो मरामस में ये बताया गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब उसमें ऊर्जा की भी कमी होगी और प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन की कमी होने का मतलब है कि उसमें जो मसल्स होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो ऊर्जा जो होगी, मतलब उसके बॉडी में ऊर्जा नहीं होगी, बच्चा मानसिक रूप से अवरुद्ध होगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा ना, शरीर में रोगों का भरमार है ना। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको भोजन ठीक प्रकार से न मिल पाने के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। परंतु जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाना वगैरह भोजन उपलब्ध है तो उसको हम ऐसे ही आधा खाएंगे, आधा फेंकेंगे, आधा उसको बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे पास है ना, तो हम उसका महत्व कहाँ समझेंगे। जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती हैं तो हम उसका महत्व समझते हैं, है ना। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उसका इम्पोर्टेंस समझिए, क्योंकि खो जाने के बाद उसका महत्व हमें समझ में आता है। वो चाहे भोजन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई भी हो, तो जो चीज़ें आपके पास हैं तो उनका आप इम्पोर्टेंस समझें, उनका महत्व समझें। क्योंकि वो चीज़ें अगर आपको खो गई, अगर नहीं मिली, तो वो लगता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अभी किसी को मान लो सरकारी जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो वो लगता है कि उसे सबसे महत्वपूर्ण काम वही है ना। जैसे मान लो कि आपको भूख लगी, तो भूख लगने के बाद ये होता है कि इस समय हमें खाना ज़रूरी है, हमें खाना मिल जाए बस, है ना। तो आइए समझते हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत उसका वैसा महत्व, है ना। आगे देखते हैं। तो इसलिए प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी बिल्डअप हो सके। कोई भूखा है तो उसे भोजन करा दो, है ना। आगे देखते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले में प्रति और रक्षा, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी होती है जो क्या करती हैं, किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम होती हैं। अब प्रतिरक्षा प्रदान करने में आपका विटामिन है। विटामिन कभी भी हमें ऊर्जा नहीं देता है, परंतु यह क्या करता है कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है, अर्थात रोगों से बचाने का कार्य करता है। इसका कुछ निर्माण तो हमारे शरीर के अंदर ही होता है, परंतु कुछ इसके स्रोत जो हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं।
फिर उसके बाद खनिज तत्वों की बात करते हैं, इनसे भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी विटामिन्स और खनिज तत्वों का पाचन नहीं होता है, परंतु यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा है तो वसीय अम्ल में बदल जाता है, जबकि प्रोटीन है तो वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। परंतु विटामिन्स और खनिज तत्वों का कभी भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, है ना। तो अब इसी चीज को हम आगे समझते हैं। आइए देखते हैं आगे। ठीक, इस चीज को हटा देते हैं। फिर चलिए, अब हमें समझना है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। अब यहाँ समझिए, चलिए इसको समझते हैं। तो अब यहाँ पढ़ेंगे बेटा, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। अब प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों में दो चीजें हमने आपको बताई थी। एक तो बताया था आपको विटामिन के बारे में, विटामिन। फिर अगला है बेटा आपका खनिज तत्व। अब ये जो विटामिन है और खनिज तत्व हैं, ये एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कैसे पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। अब यहाँ पर विटामिन, खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो इनका डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हो सकता है ना। डाइजेशन का मतलब समझते हैं कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन या पाचन कहते हैं, लेकिन इनका डाइजेशन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन यहाँ बच्चे दो प्रकार के हैं। जैसे यहाँ विटामिन की बात कर लिए तो ये है विटामिन, है ना। अब विटामिन की खोज की बात करते हैं तो विटामिन की जो खोज है, विटामिन की खोज या विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? फंक ने किया था। फंक ने किया था 1912 में, है ना। फंक ने किया था। हमने ये बता रखा कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और जो विटामिन होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। इसके अलावा क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, है ना। तो इसको फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब वसा में जितने भी विटामिन्स हैं जो वसा में घुलनशील हैं, तो उसके अंतर्गत जितने भी विटामिन्स आते हैं वो वसा में घुल सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जल में घुल सकते हैं, उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो क्या है? वो है ए, डी, ई, के। ठीक, ये विटामिन है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जो आसानी से फैट में या बॉडी में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब जल में घुलनशील बात करते हैं तो इसमें दो विटामिन आती हैं, बी और सी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी है। बात समझ में आई? अब इसको हम बारी बारी समझते हैं कि इसमें
कौन से रोग होते हैं और इनका खोज और इनके स्रोत किस वैज्ञानिक ने किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे समझते हैं इस चीज़ को। इसको मिटा दें, ठीक, चलिए। चलिए आगे समझते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो वसा में पहला जो है वो है वसा में नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, है ना। अब विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। तो यहाँ अब हम समझना पड़ेगा, तो विटामिन ए की कमी से अगर रोग है तो रोग बात कर लेते हैं कि रोग क्या होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है ना। फिर रतौंधी होता है, और इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या है? इस रोग के लक्षण, तो इससे क्या होता है? आंखों से कम दिखाई देना, है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे अंधेरा होता है ना, तो उसमें आपको आंखों से जो है कि धुंधलापन या कम दिखाई देता है, तो उस अवस्था को हम रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। अब यहाँ इसके स्रोत की बात कर लेते हैं कि विटामिन ए किस में मिलता है। तो विटामिन ए जो मिलता है उसके स्रोत हो गए, तो उसके स्रोत जो हैं विटामिन ए के जो स्रोत हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, पपीता हो गया, ठीक, पका हुआ आम, है ना। तो इसके स्रोत हो गए कि विटामिन ए इसमें मिलता है। तो ये आपके बोर्ड के हिसाब से, हाई स्कूल का जो बोर्ड का एग्जाम है उस हिसाब से इतना काफ़ी है। तो अगर आप लिख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और ये जो है कि इसका जो लक्षण है वो आंखों से कम दिखाई देना है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से एक रोग और होता है ना, जिसको बोलते हैं जीरोफ्लैक्टमिया। उसमें क्या होता है कि आंखों में आंसू का निर्माण होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्रोत हो गया विटामिन ए हो गया, ठीक है, विटामिन ए। और उसके बाद अगला है नंबर दूसरा है विटामिन डी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ठीक, कैल्शियम युक्त। तो यहाँ पर जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी की कमी से रोग, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, विटामिन डी की कमी से रोग क्या है उसको पहले जानेंगे, फिर जानेंगे कि इनके लक्षण क्या हैं, है ना, फिर जानेंगे कि इनके स्रोत क्या है ना। विटामिन ए की खोज किसने किया था? बी मैकुलर ने किया था। और विटामिन डी की खोज जो है सी हॉपकिंस ने किया था। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होगा बच्चे, जो रोग होगा वो होगा
सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग, या इसे रिकेट्स भी कहते हैं। रिकेट्स खासकर ये जो होता है वो किस में होता है? बच्चों में होता है। किस में? बच्चों में। अब इसके लक्षण क्या हैं? इसके जो लक्षण हैं वो हैं हड्डियों का कमजोर होना, है ना, हड्डियों का कमजोर होना, और शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। अस्वस्थ, ठीक। अब यहाँ पर इसके स्रोत समझेंगे तो यहाँ जो इसके जो विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो हैं सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में, है ना। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। जो विटामिन डी है ये खासकर ऐसा नहीं कि दिन में दोपहर में खड़े हो जाओ तो वहाँ पर ढेर सारा विटामिन डी मिलता रहेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। ये जो सुबह सुबह जो सूर्य की जो लाल किरणें निकलती हैं उसमें जो है कि विटामिन डी मौजूद होता है। जो विटामिन डी है वो सुबह लाल किरणों में, लाल किरणें क्या मतलब, उसमें तो सूर्य में तो सारी किरणें होती हैं परंतु सुबह जो आपको किरणें दिखती हैं वो लाल किरणें दिखती हैं, मतलब बहुत हल्की मात्रा में धूप हो तब आपको उसमें विटामिन डी मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कह सकते हैं जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश में तो मिलता ही है, लेकिन जितने भी कैल्शियम युक्त चीज़ें होती हैं उनमें जो है कि विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश ना, तो सूर्य के प्रकाश हो गया, और कैल्शियम युक्त पदार्थों में कह सकते हैं, कैल्शियम युक्त पदार्थों में, है ना। अब तीसरा समझते हैं विटामिन ई। तीसरा है विटामिन ई। विटामिन ई, तो जो विटामिन ई है, तो विटामिन ई के कमी से जो रोग होगा, रोग हो गया, लक्षण हो गया, उसके अलावा क्या है, स्रोत है। अब विटामिन ई की कमी से जो रोग हैं वो कौन सा रोग है? इससे होता है बेटा बांझपन। क्या होता है? बांझपन। बांझपन हो जाता है, या फिर नपुंसकता, नपुंसकता हो जाता है इससे ना। तो ऐसे लोग जो इनके अंदर अगर विटामिन ई की कमी होती है वो जनन में असक्षम होते हैं, अर्थात संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो जाते हैं। बाकी और बहुत से फैक्टर होते हैं जो जिसकी वजह से जो है कि संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम आपको जनन वाले चैप्टर में बताएंगे, मानव जनन में, है ना। अब यहाँ पर जो बांझपन है, नपुंसकता होता है, और इसके जो लक्षण हैं, ठीक है, रोग जो हैं, कि इसमें क्या होता है कि लिख सकते हैं जनन में असक्षम, है ना। फिर उसके बाद इसके जो स्रोत हैं वो स्रोत क्या हैं? तो ये स्रोत खासकर किस में पाया जाता है? अनाजों में, ठीक, फलों में, ठीक, और फलों में, और हरी सब्जियों में, है ना। तो अनाजों में, फलों में, हरी सब्जियों में, ये स्रोत हैं विटामिन ई। अब अगला है विटामिन के।
तो विटामिन के अगर नीचे दिख पा रहा है दोस्तों तो देखिए विटामिन के, नहीं यहाँ समझा देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। नंबर 4, जो नंबर 4 है वो है विटामिन के, विटामिन के। तो विटामिन के है तो नंबर 4, ये देखिए ध्यान से भाई, नंबर 4 है विटामिन के। तो विटामिन के जो है उसके पहले समझ लेते हैं कि रोग क्या है इसकी कमी से, इसके जो है रोग के लक्षण क्या है बेटा, फिर समझ लेते हैं कि इसके स्रोत क्या है ना। तो इसके समझ से देख लेते हैं, बातें स्पष्ट हो रही है ना। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसमें जो है इसको आप बढ़िया से नोट करके इसको याद करते जाएं, बाकी हम विटामिन के बारे में तो बता ही रहे हैं। देखिए तो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है बेटा, एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया ना। कहीं कहीं पर देखो इसको लिखा जाता है रक्त अल्पता। क्या लिखा जाता है, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता है, ठीक है। तो इसके जो लक्षण है वो लक्षण क्या है इसके लक्षण है भाई, देखिए खून की कमी होगी तो शरीर में कमजोरी तो आएगी, कमजोरी होना है ना, थकावट महसूस करना, थकावट तो लगेगी जब ब्लड में कमी होगा शरीर में। और इसके जो स्रोत हैं वो मुख्यतः हैं हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और फलों में, है ना, फलों में। तो यहाँ पर ये हो गया, तो वसा में घुलनशील देखो ए डी ई और के, ये हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट जो समझेंगे वो है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है जो कौन कौन से हैं, बी और सी है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं विटामिन नंबर 1 विटामिन सी, विटामिन सी, इसे एस कार्बनिक अम्ल भी तो कहते हैं। विटामिन सी की खोज सी होलकर ने किया। एक्चुअली जो विटामिन सी की जो खोज हुआ था वो अचानक ही हुआ था ना। तो जैसे कई सैलर थे जो नाविक थे, यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ एक कप्तान कुक थे। तो वो जब वो नाव पे सफ़र कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि उन्हें कई दिनों से रसीले फल खाने को नहीं मिले, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके मसूड़ों में रोग पकड़ लिया, उनके मसूड़ों से ब्लड आने लगा, ठीक है, चेहरे पे दरारें पड़ने लगी। तो जब वो किसी टापू पे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्हें ढेर सारे रसीले फल खाने को मिले, और उन रसीलों फलों के द्वारा उनको जो रोग हुआ था वो ठीक हो गया, है ना। उसमें कप्तान कुक भी थे। इस तरह से विटामिन सी की खोज हुआ। ये अचानक ही सडनली हो गई थी। और विटामिन सी जो होता है वो घावों को भरने में भी तो सहायता करता है। तो विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी के जो इसकी कमी से जो रोग होगा बच्चे, रोग, एक तो रोग हो गया, फिर उसके बाद इसके लक्षण क्या हैं, फिर उसके बाद समझेंगे बेटा कि इसके स्रोत क्या हैं, है ना। तो ये हो गया। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, स्कर्वी होता है। इसके रोग क्या है कि मसूड़ों से रक्त आना, है ना। स्रोत क्या है इसके, जैसे नींबू हो गया भैया, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। उसके अलावा संतरा हो गया, आंवला हो गया ना, वह सभी रसीले फल, रसीले फल। दूसरा है विटामिन बी, दूसरा है
विटामिन बी। विटामिन बी। तो विटामिन कमी से जो विटामिन बी की कमी से जो रोग होगा वो क्या होगा, इसके लक्षण और इसके जो स्रोत है। ठीक, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन बी की कमी से होगा बेरी बेरी। इसके लक्षण क्या है, जैसे कि लकवा आ गया ना, या फिर पक्षाघात हो गया, पक्षाघात हो गया, ठीक है, या त्वचा पर दरारें है ना। इसके स्रोत क्या हैं, यह पाया जाता है अनाजों में। विटामिन B1, विटामिन B2 अलग अलग इसके फॉर्म हैं जो आपको हायर क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। तो इतना यहाँ पर इसका नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो अनाजों, फलों में। इस तरह से दोस्तों आपका जो विटामिन है वो कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपको याद कर लेना है इसको ठीक से, इसको आप नोट कर लेंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बगल हो जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे खनिज तत्वों के बारे में। तो इसमें हमने आपको विटामिन के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। तो इसी तरह से आप लोग लगातार लगे रहें, मेहनत करते रहें दोस्तों, और सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।